थर्ड जनरेशन स्नैक्स, जिसको हम 3G स्नैक्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रूजन बेस्ड प्रोडक्ट, जिसको हम एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट द 3G स्नैक्स, ये होते क्या हैं? तो 3G स्नैक्स और थर्ड जनरेशन स्नैक्स or pellets are also called semi or halved product. Based after extrusion cooking, they are dried to a stable moisture content and then expanded by frying in hot oil, puffing in hot air or microwaving and infrared heating as new variants. इसका जो बेसिक जो इसमें जो है वो इसका जो मैकेनिज्म है इसको बनाने का, हम इसको एक्सट्रूजन कुकिंग की मदद से भी बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो इनको एक स्पेसिफिक जो है वो मॉइस्चर कंटेंट तक इनको ड्राई कर दिया जाता है। फर्दर इनकी एक्सपेंशन होती है, जिसके अंदर जो है वो फ्राइंग से जो है वो हॉट ऑयल में जो है वो इनकी हम एक्सपेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो है वो इनकी पफिंग की जाती है। डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स, माइक्रोवेव टेक्निक या उससे जो है वो इंफ्रारेड टेक्निक भी हम इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस एक्सपेंशन हम उसको जो है वो फ्लेवर एडिशन करते हैं, या फिर डिफरेंट स्पाइसेस से जो है हम उनको स्पाइस्ड करते हैं, एंड देन दे आर फाइनली पैक्ड एंड सोल्ड। डिफरेंट जो है वो ट्रेडमार्क नेम से जो है मार्केट में ये अवेलेबल है। इनको रेडी टू ईट स्नैक्स या फिर डिफरेंट जो है वो अपने अपने जो है वो इनके ट्रेडमार्क नेम्स हैं। दे आर ऑल्सो फ्लेवर्ड बिफोर एक्सपेंशन एंड सोल्ड एज पैलेट्स फॉर प्रिपरेशन एट होम। तो सेमी कुक्ड फॉर्म में भी ये अवेलेबल है मार्केट में, जिनको आप जो है वो घर में जाके हल्का सा फ्राई भी आप इनको कर सकते हैं, या फिर ये फुली प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। So introduction about the raw materials used in the production of the 3G snacks. Because of their stability during storage and high bulk density, 3G snacks provide opportunity to produce a wide range of products. अब इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स या इसमें रॉ मटेरियल जो हम इसमें सिलेक्ट करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ 3G स्नैक्स, दैट शुड मस्ट बी अवेलेबल लोकली, जो आपके रीजनल बेसिस पे जो है जिनकी अवेलेबिलिटी जो है वो इजी हो, लो कॉस्ट हो उनकी, बिकॉज दीज रॉ मटेरियल्स आर द मेजर एक्सपेंस इन प्रोड्यूसिंग सच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोडक्ट। बेसिक जो इसमें रॉ मटेरियल है वो फ्लोर्स और हम स्टार्चेस यूज करते हैं। फ्लोर जो है वो हम कॉर्न फ्लोर, पोटैटो फ्लोर, राइस फ्लोर, व्हीट फ्लोर या ओट फ्लोर वगैरह यूज कर सकते हैं। और स्टार्चेस जो है वो हम कॉर्न, व्हीट, पोटैटो या टैपियोका जो है डिफरेंट हम इसमें जो है वो वैरायटीज जो है स्टार्चेस की भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड शॉर्टनिंग्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। इट इज पॉसिबल टू ऐड फ्लेवर और न्यूट्रिएंट कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स सच एज मीट। हम इसमें जो है वो मीट या प्रोटीन की जो है वो भी इसके अंदर हम इसमें एडिशन कर सकते हैं। वेजिटेबल पाउडर्स और बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फूड इंडस्ट्री, डिफरेंट जो है वो हम इसमें एडिटिव्स की जो है वो एडिशन कर सकते हैं। डेयरी कंपोनेंट, योगर्ट, चीज, वे या फिर इनके फ्लेवर्स जो हैं जिसके अंदर जो है वो दे कैन बी एडेड फॉर द अट्रैक्शन टू द कंज्यूमर और द कस्टमर। अगर हम मार्केट में देखें तो हमारे पास डिफरेंट स्नैक्स जो हैं वो योगर्ट फ्लेवर के या फिर जो है वो अनियन फ्लेवर के भी अवेलेबल हैं। तो ये डिपेंड है जिस टाइप की आप जो है वो 3G स्नैक्स या थर्ड जनरेशन स्नैक्स जो है वो प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। अब जो है ये हमारे थर्ड जनरेशन स्नैक्स जो हैं ये किस तरह जो है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट वन इज द कोल्ड फॉर्मिंग एक्सट्रूजन एंड सेकंड वन इज द कुकिंग एक्सट्रूजन। कोल्ड फॉर्मिंग एक्सट्रूजन में जो है वो मेन जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर और प्रेशर का है, जिसमें हम 40 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 to 90 जो है वो बार प्रेशर जो है वो हम यूज करते हैं, डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। और जो टिपिकल यूज किए जाते हैं कुकिंग एक्सट्रूजन, उसका टेम्परेचर 130 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं, जैसे आप जिस प्रोडक्ट की जैसे एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, जैसे आप उसको कलर या फ्लेवर देना चाहते हैं। इफ we are using the cold forming extrusion, ingredient must be pre-gelatinized. कोल्ड फॉर्मिंग एक्सट्रूजन के अंदर क्योंकि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा लो है, इसके अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी प्री जेलेटिनाइजेशन कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ ऑप्टिमल एक्सपेंशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि थर्ड जनरेशन स्नैक्स के अंदर एक मेन इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो एक्सपेंशन है। हमारे पास एक एक्सपेंडेड प्रोडक्ट जो है वो फाइनली प्रिपेयर होता है। तो कोल्ड फॉर्मिंग एक्सट्रूजन के लिए जो है वो इंग्रेडिएंट्स की
प्री जेलेटिनाइजेशन कराना बहुत जरूरी है। आफ्टर द ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैव बीन यूनिफॉर्मली ब्लेंडेड, it is possible to apply liquid ingredients such as shortening, flavors, etc. as sprays in batch mixer of by injection into the extruder. तो प्रोसेसिंग जो है वो इसकी स्टार्ट कैसे हुई, हमने जो है वो मिक्सिंग करवाई हमारे इंग्रेडिएंट्स की, उसके बाद उसके अंदर एक्सट्रूजन कुकिंग हुई। अगर तो वो कोल्ड एक्सट्रूजन होगी तो उसके अंदर हम प्री जेलेटिनाइजेशन करवाएंगे इंग्रेडिएंट्स की। अगर हॉट एक्सट्रूजन है तो फिर हम उसके अंदर जो है वो प्री कंडीशनिंग भी करवा सकते हैं, या उसमें टेम्परेचर देखिए उसकी स्टार्च जेलेटिनाइजेशन भी हम वहां बाद में करवा सकते हैं। और फाइनली जो है वो आफ्टर ड्राइंग उसके अंदर जो है वो हम शॉर्टनिंग या फ्लेवर्स की जो है वो एडिशन कर सकते हैं। It is very important to combine temperature, residence time, and moisture content during extrusion in such a way that the starch components are completely gelatinized. That is, the mixture is completely cooked. तो बार बार जो है वो स्टार्च जेलेटिनाइजेशन का वर्ड जो है वो आप इसमें देखेंगे थर्ड जनरेशन स्नैक्स में। तो जो इसका टेम्परेचर, जो इसका रेजिडेंस टाइम एक्सट्रूजन के अंदर, और जो इसके रॉ मटेरियल्स के मॉइस्चर कंटेंट है, उसको क्रिटिकली मॉनिटर करना पड़ता है थ्रू आउट योर प्रोसेसिंग। हमें ऑप्टिमाइज्ड जो है वो कंडीशंस यूज करनी पड़ेगी ताकि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कंप्लीटली जेलेटिनाइज्ड हो। अगर वो कंप्लीटली जेलेटिनाइज्ड होगा तो वो एक एक्सपेंडेड प्रोडक्ट हमें देगा, जिनको 3G स्नैक्स कहा जाता है। Typical extrusion processing conditions are 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हम इसमें टिपिकल जो डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम जो यूज करते हैं। जो मॉइस्चर कंटेंट 20 to 25% हम इसमें मेंटेन करते हैं, और जो रेजिडेंस टाइम हम उसको एक्सट्रूजन में देते हैं वो 30 to 40 seconds, डिपेंड ऑन what zone we are using for the cooking. Specific mechanical energy input is usually low, as the main portion of energy required for starch gelatinization is supplied from the thermal energy. अब अगर जो है वो हम एक्सट्रूजन कुकिंग यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो है वो मेन जो एनर्जी है वो हम थर्मोकपल से हासिल कर रहे हैं, तो जो स्टार्च जेलेटिनाइजेशन है वो हम ना कि हम स्क्रू की जो है मैकेनिकल एनर्जी से लेंगे, हम वो एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी से हासिल कर सकते हैं, जिससे हमारी स्टार्च जेलेटिनाइज्ड होगी। कुक्ड, densified and shaped product extruded through the forming die contains 20 to 25% moisture. तो आफ्टर कुकिंग जब हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाता है, जब उसने फॉर्मिंग जोन की तरफ जाना है या वेंटिंग जोन की तरफ जाना है जहाँ उसकी कूलिंग होगी, तो उसके अंदर यूजुअली जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 20 to 25% है। ये एक हमारे पास प्लास्टिसाइज्ड या डेंसिफाइड जो है वो मास की फॉर्म में हासिल हो जाता है। It is necessary to lower the moisture to approximately 12% by proper drying. अब इतना जो मॉइस्चर है इसका 20 to 25%, ये पैकेजिंग के लिए जो है ये ठीक नहीं, इसलिए हम अपने मटेरियल या हमारा जो प्रोडक्ट है उसका मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर देते हैं थ्रू प्रॉपर ड्राइंग, which is also a critical step in the production of 3G snacks. Now finally, before the consumption, 3G snacks are most often expanded in hot oil or air. अब दोबारा जब उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो हम उसको एक हॉट एयर या फिर हॉट ऑयल के अंदर जो है वो एक्सपेंड कर देंगे। So typical formulations for the production of 3G snacks, as we know that a wide range of raw materials can be selected for the production of 3G snacks. अब इसके अंदर जो है वो हमने बार बार स्टार्च का जिक्र किया, स्टार्च जेलेटिनाइजेशन का जिक्र किया। To maximize the expansion of the final product, it has to contain relatively high levels of starch. स्टार्च आप जानते हैं कि ये पॉलीसेक्राइड है जिसके अंदर जो है वो ग्लूकोज के मोनोमर्स होते हैं, तो इसलिए जो है ये हमारे प्रोडक्ट को एक एक्सपेंशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट को जो है वो एक फ्लेवर या फिर उसको एक बाइंडिंग या हार्डनेस भी प्रोवाइड करेगा। Levels of less than 60% total starch in the recipe results in less expanded final product, increased crunchiness and firmer texture. अगर हमारे मटेरियल में 60% से कम स्टार्च होगी तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो लेस एक्सपेंडेड होगा, जो कि थर्ड जनरेशन स्नैक्स के लिए जो है वो क्वालिटी पैरामीटर्स अच्छा नहीं। स्टार्च हैज मेनी कंट्रीब्यूशन टू द फाइनल प्रोडक्ट, जैसे आपको बताया कि फाइनल एक्सपेंशन के अलावा हमारे प्रोडक्ट को ये फ्लेवर भी देता है, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है जिसमें ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं, और जब ये अमाइनो एसिड्स के साथ थर्मल एनर्जी इनको मिलती है तो ये मलाड रिएक्शन करेंगे, जिससे जो है वो हमें कलर भी मिलेगा, हमें एक फ्लेवर भी मिलेगा। वो रोस्टेड भी फ्लेवर हो सकता है, वो हमारे पास मीट का फ्लेवर भी आ सकता है। कैलोरिक वैल्यू भी हमें ये जो है वो स्टार्च प्रोवाइड करेगा। जो हमारी इलास्टिसिटी है हमारे प्रोडक्ट में या उसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है
विस्कोसिटी, हार्डनेस, इस तरह की मुख्तलिफ जो हमारे पैरामीटर्स हैं, स्टार्च जो है ये इसके ऊपर एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज इंपॉर्टेंट which cereals, grains, starch, protein and other minor ingredients will be selected. तो हमने जो हमारा रॉ मटेरियल है वो बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस मटेरियल से जो है वो स्टार्च हासिल करेंगे या किस मटेरियल से जो है वो हम प्रोटीन हासिल करें इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज थर्ड जनरेशन स्नैक्स। फॉर एग्जांपल, potato amylopectin starch is a better raw material for preparing foams than high amylose potato starch. अब हमारे पास जो है वो अगर हम पोटैटो स्टार्च की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, जो पोटैटो अमाइलोपेक्टिन या फिर जो हमारे पास हाई अमाइलोज पोटैटो स्टार्च, बोथ जो है ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज। लेकिन जो पोटैटो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है ये ज्यादा बेटर रॉ मटेरियल है एज कंपेयर टू हाई अमाइलोज पोटैटो स्टार्च। इसकी वजह जो पोटैटो अमाइलोपेक्टिन की ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो कि उसको वाटर में जो है वो स्वेल करने की एबिलिटी देती है। High amylose potato starch is not completely gelatinized. When bubbles are introduced in the gel, there is no sufficient strength to trap the bubbles and create pores. अगर आप gelatinization के प्रोसेस को देखें तो जो high amylose potato starch है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू पोटैटो अमाइलोपेक्टिन। इसके अंदर जो है वो कंप्लीट gelatinization हमें नहीं देखने को मिलती, ना उसके अंदर एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ होती है जो उस बबल्स को जो है वो ट्रैप कर सके। Similarly, there is a comparison of different raw material starches. अगर हम सीरियल ग्रेन स्टार्चेस की बात करें जो हम राइस, व्हीट, कॉर्न, बार्ले या ओट्स से ले सकते हैं एज कंपेयर टू द पोटैटो स्टार्चेस। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो सीरियल ग्रेन्स में राइस है वो हमें स्मॉलर ग्रेन्यूलर साइज के जो है वो स्टार्चेस जो है वो देता है। व्हीट भी जो है वो हमें फेयरली लार्जर ग्रेन्यूल्स, और इस तरह कॉर्न, बार्ले जो है और ओट्स ये हमें लेस या मीडियम साइज ग्रेन्यूल्स जो है वो हमें देगा। एज कम्पेयर टू पोटैटो स्टार्च जो है वो उसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास एक ज्यादा इंक्रीज साइज के जो है वो ग्रेन्यूल साइज जो है वो हमें मिलेंगे। अगर आप इसके कलर की बात करें तो राइस के स्टार्च जो है वो व्हाइट कलर या फिर माइल्ड फ्लेवर जो है वो व्हीट का स्टार्च हमें देगा। एज कम्पेयर टू पोटैटो स्टार्च जो है वो हमें गोल्ड टू लाइट ब्राउन कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो पॉलीसेकेराइड या ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं जो कि अमीनो एसिड के साथ मिलके मेलार्ड रिएक्शन क्रिएट करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास सीरियल ग्रेन से जो स्टार्चेस हासिल की गई हैं उसमें हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फॉर कुकिंग हमें रिक्वायर्ड होंगी। हमें हाई एनर्जी जो है वो इसमें इनपुट लगानी पड़ेगी। लेकिन जो पोटैटो जो स्टार्चेस हैं उसके अंदर हमें जो है वो लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है फॉर कुकिंग जो है वो चाहिए। इसलिए जो है वो हम पोटैटो अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च है उसको अडॉप्ट करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग थर्ड जनरेशन स्नैक्स as compared to the other types of ingredients. So now there is a typical flow for the production of third generation snacks. किस तरह जो है वो इंडस्ट्री में जो है वो इसको प्रोसेस किया जाता है, starting from the receiving of raw materials and introducing it into the weigh blender, जहां आपके raw materials को weigh किया जाता है या उसकी blending होती है। Then it is passed on to the surge bin और then forwarded to the live bin, जहां उसको फीडिंग के अंदर जो है वो फीडिंग सेक्शन में या लाइव फीडर्स में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहां उनकी मिक्सिंग भी परफॉर्म होती है। उसके बाद जो है वो प्री कंडीशनर्स जो है वो यहाँ उसकी जो है वो प्री कंडीशनिंग करेंगे। प्री कंडीशनिंग के अंदर भी जो है वो हम मुख्तलिफ जो है वो एडिटिव्स की एडिशन कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है ये PLC कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम जो हमने कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ा था कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स जो कि ऑटोमेटिकली तमाम आपके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, हम ये जो टेक्निक है ये भी अडॉप्ट करते हैं इसके अंदर। आफ्टर प्री कंडीशनर्स जो आपका मटेरियल है वो मूव कर जाता है आपके एक्सट्रूडर के अंदर, जहां उसके अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्शन से वो है पास ऑन होगा, जहां उसकी कुकिंग होगी। इन द कुकिंग सेक्शन डाई, अगर आप देख रहे हैं कि ये हमारा ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर हम यूज कर रहे हैं, तो आफ्टर जो है वो कुकिंग ये फॉर्मिंग जोन की तरफ मूव करेगा, जहां उसकी कूलिंग होगी, हमारे पास एक डेंसिफाइड प्रोडक्ट आएगा, एक कुक्ड प्लास्टिसाइड मास में कन्वर्ट हो जाएगा।
आफ्टर दिस ये तमाम मटेरियल जो है ये डाई की तरफ मूव करेगा जहां इसकी कटिंग होगी। उसके बाद जो है ये प्री ड्रायर में, क्योंकि हमने देखा कि आफ्टर कुकिंग या आफ्टर डाई जो है हमें एक खास मॉइस्चर कंटेंट तक जो है वो इसको रिड्यूस करना पड़ता है। तो प्री ड्रायर जो है वो हमारे मटेरियल को जो है वो ड्राई करेंगे। जो आपका फॉर्मिंग जोन है उसके अंदर जो है वो जो स्क्रूज हैं वो एक लो शियर जो है वो क्रिएट करते हैं। आफ्टर प्री ड्रायर जो हमारा मटेरियल है वो दोबारा से जो है वो कन्वेक्शन ड्रायर की तरफ मूव कर जाएगा, जहां उसकी दोबारा से जो है वो ड्राइंग होगी अप टू अ ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल। और उसके बाद जो है वो हमारा प्रोडक्ट फाइनली पैकेजिंग के लिए तैयार होगा, जहां आप इसके अंदर जो है वो डिफरेंट इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जी, तो इन टुडेज लेक्चर वी स्टडीज अबाउट द थर्ड जनरेशन स्नैक्स। थर्ड जनरेशन स्नैक्स में हमने देखा कि हम इसको सेमी और हाफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि आफ्टर एक्सट्रूजन कुकिंग ये एक्सपैंड कर जाते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। हमने देखा कि हम जो है वो रॉ मटेरियल्स जो है वो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फ्लोर्स और स्टार्चेस का मेन रोल है। कॉर्न, पोटैटो, राइस से भी हम फ्लोर ले सकते हैं, और स्टार्चेस जो है वो भी हम डिफरेंट जो है वो प्लांट स्पीशीज से हासिल कर सकते हैं। अदर देन दिस हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल पाउडर्स, फ्लेवर्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स की भी एडिशन कर सकते हैं। डेयरी कंपोनेंट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर डेयरी कंपोनेंट्स के फ्लेवर्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो है वो इसका हम कोल्ड फॉर्मिंग एक्सट्रूजन या फिर कुकिंग एक्सट्रूजन अडॉप्ट करते हैं। तो कोल्ड फॉर्मिंग एक्सट्रूजन है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 40 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और अगर हम कोल्ड फॉर्मिंग एक्सट्रूजन यूज करेंगे तो हमें इंग्रेडिएंट्स की प्री जेलेटिनाइजेशन जो है वो पहले करवानी पड़ेगी। अदर देन दिस एक कुकिंग एक्सट्रूजन टेक्निक है जिसमें 130 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर यूज करते हैं। आफ्टर कुकिंग हमारा जो मटेरियल है वो फॉर्मिंग जोन या फिर वेंटिंग जोन की तरफ जाएगा। कूलिंग होगी हमारे मटेरियल की, एक हमारे पास डेंसिफाइड प्लास्टिसाइज्ड मास आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो हम इसकी प्रॉपर ड्राइंग करेंगे। जो टिपिकल एक्सट्रूजन प्रोसेसिंग कंडीशन है उसमें टेम्परेचर 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हासिल करते हैं। स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इसमें हम कम लगाते हैं, क्योंकि हम इसमें थर्मोकपल से जो है वो एक्सटर्नल एनर्जी हासिल करते हैं जो हमारी स्टार्च को जेलेटिनाइज करेगी। आफ्टर दिस कुकिंग हमारे पास जो एक डेंसिफाइड किस्म का मास आ जाता है, उसको जो है वो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 20 से 25% तक होता है। इस मॉइस्चर कंटेंट को हमने फर्दर रिड्यूस करना है अप टू 12% बाय प्रॉपर ड्राइंग। हमने देखा कि इसके जो टिपिकल फॉर्मुलेशन है इसमें स्टार्च का एक मेन रोल है जो आपके प्रोडक्ट को एक्सपैंड करता है। अगर आपके रॉ मटेरियल में 60% से कम स्टार्च है तो हमें एक लेस एक्सपेंडेड फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए जो है वो स्टार्च जो है एक्सपेंशन के अलावा भी हमें फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है, कैलोरिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी देगा, बाइंडिंग, विस्कोसिटी या फिर हार्डनेस और फर्मनेस भी प्रोवाइड करेगा हमारे मटेरियल को। इसलिए जो स्टार्च है वो हम बहुत सोच समझ के जो है वो अपने प्लांट स्पीशीज से सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कई वैरायटीज हैं स्टार्च की जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम पोटैटो अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये एक बेटर स्टार्च है एज कम्पेयर टू हाई अमाइलोज पोटैटो स्टार्च। ये दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन जो पोटैटो अमाइलोपेक्टिन है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाई अमाइलोज पोटैटो स्टार्च। जो हाई माइलेज पोटैटो स्टार्च है वो कंप्लीटली जेलेटिनाइज्ड नहीं होता। इस वजह से जो है वो हम पोटैटो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च जो है वो यूज करते हैं। अगर हम इस स्टार्च को दूसरे सीरियल ग्रेन स्टार्चेस से मैच करें तो आप देख सकते हैं कि जो राइस, व्हीट, कॉर्न, बार्ले और ओट हैं इसकी जो ग्रेन स्टार्चेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लेस हैं एज कम्पेयर टू द पोटैटो ग्रेन स्टार्च प्रॉपर्टीज। अगर आप इनके ग्रेन्यूल साइज देखें तो ये छोटे हैं। अगर आप इनके फ्लेवर की या आप इनके कलर की अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये भी रिड्यूस्ड हैं एज कम्पेयर टू द पोटैटो स्टार्चेस। अगर हम इसका जो है वो फ्लो चार्ट देखें किस तरह जो है वो हमारे 3G स्नैक्स इंडस्ट्री में तैयार होते हैं, तो हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल्स को अगर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू वे ब्लेंडर इनटू द फीडिंग सेक्शन, जहां आगे जाकर ये प्री कंडीशनर्स के अंदर जो है वो इसकी प्री कंडीशनिंग होगी। उसके बाद जो है हमने देखा कि हम इस तमाम प्रोसेस को PLC कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स हैं,
जो थ्रू आउट आपके तमाम इस एक्सट्रूजन प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर करते हैं और ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं। आफ्टर प्री कंडीशनर हमारा मटेरियल जो है वो कुकिंग जोन में एंटर होगा इनटू द एक्सट्रूडर, जहां उसकी कुकिंग होगी, उस पर जो है वो शेयरिंग होगी। उसके बाद जो है वो उसको एक वेंटिंग टाइम मिलेगा या एक फॉर्मिंग जोन मिलेगा, जहां उसकी एक उसको एक डेंसिफाइड कुक्ड प्लास्टिसाइज्ड मास में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फर्दर जो है वो उसको डाई या फिर कटिंग सेक्शन की तरफ मूव किया जाता है, जहां उसकी जो है वो कटिंग होगी। उसके बाद जो है वो एक प्री ड्रायर के अंदर उसका एक खास लेवल तक जो है वो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होगा, और उसके बाद दोबारा से जो है वो हमारा मटेरियल जो है वो कन्वेक्शन ड्रायर की तरफ मूव करेगा, जहां उसको 12% तक या इससे भी कम जो है वो उसके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। इसके बाद जो है वो हम अपने मटेरियल को हॉट एयर या हॉट ऑयल में जो है वो फ्राई करके जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, और फाइनली